भाग में बांट सकते हैं। इनहेरिटेंस जो है उसको 3 भाग में बांटा जा सकता है। इसमें पहला जो इनहेरिटेंस का टाइप है वो सेक्स लिंक्ड है, मतलब वैसा वंशागति जो सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा नियंत्रित होता है या सेक्स क्रोमोसोम जिसके लिए जिम्मेवार होता है उसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। लेकिन वैसा वंशागति जो आपका ऑटोसोमल गुणसूत्र के द्वारा होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, एक सेक्स इन्फ्लुएंस्ड होता है और एक सेक्स लिमिटेड होता है। सेक्स इन्फ्लुएंस जो होता है वो सेक्स हार्मोन के द्वारा प्रभावित होता है और यह भी मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। सेक्स लिंक्ड भी मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। लेकिन ये जो सेक्स लिमिटेड है वो या तो मेल में होगा या फिर क्या होगा, फीमेल में होगा। ये दोनों में नहीं होता है। कौन? सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस या तो मेल में होगा या फीमेल में होगा। और पहला हम लोग शुरू कर लें, कर लो उसको। लिमिटेड इनहेरिटेंस क्या है? वैसा वंशागति जो सिर्फ एक ही सेक्स में अर्थात या तो नर में या मादा में, अगर नर में होगा तो मादा में नहीं होगा और अगर मादा में होगा तो नर में नहीं होगा, उसको कहते हैं सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस। उसके बाद क्या बोला है? ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम के जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। इसमें मुख्यतः द्वितीय लैंगिक लक्षण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का वंशागति शामिल होता है, जैसे दाढ़ी मूंछ का या शरीर पर बाल का आना। नर में आप देखे होंगे दाढ़ी मूंछ हो जाता है या शरीर पर बाल होता है, महिलाओं में ऐसा नहीं होता है। मादा में स्तन का विकास या दूध स्राव ये नर में नहीं होता है। तो जो नर में है वो मादा में नहीं है, जो मादा में है वो नर में नहीं है। ये क्या कराएगा? सेक्स लिमिटेड इनहेरिटेंस कराएगा। कोई दिक्कत? इनहेरिटेंस में क्या बोल रहे हैं? तो वैसी वंशागति जो ऑटोसोमल गुणसूत्र के जीन के द्वारा ही नियंत्रित होता है और मुख्यतः शारीरिक गुणों को ये क्या करता है? प्रभावित करता है। यह लिंग हार्मोन अर्थात नर लिंग हार्मोन या मादा लिंग हार्मोन द्वारा प्रभावित होता है, लेकिन नर और मादा दोनों में होता है। तो इससे क्या फायदा होता है या इसमें होता क्या है कि कोई एक जीन या कोई एलील किसी एक हार्मोन के द्वारा वो आपका क्या होता है? न आपका डोमिनेट या प्रभावी के रूप में कार्य करता है, तो दूसरे हार्मोन के द्वारा वो अप्रभावी के रूप में काम करता है। ठीक है, अब इसका उदाहरण लिख लेते हैं हम लोग। उदाहरण लिख लेते हैं। क्या है आपका, ये सब आपको हम बता दिए। ठीक है, इसको आप देखो क्या बोले, इसका एग्जांपल थोड़ा सा देख लो। सिर पर से बाल का झड़ना। आप देखे होंगे कि पुरुषों का बाल जो है ना वो ज्यादा झड़ जाता है, वो पूरा नजर आता है। ऐसा नहीं कि बाल गिरना जो है ना महिलाओं में नहीं गिरता है, लेकिन पुरुषों में देखिएगा कि ये बीच का जो है एकदम पूरा गिर गया। इसको पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं। ये बीच का जो साफ हो जाना, किनारा किनारा में ऐसे बाल बचा रह जाता है ऐसे। हाँ, तो ये क्या हो गया? पैटर्न बाल्डनेस हो गया। ये आपका क्यों होता है? तो जो बात ये बाल्डनेस को जो आपका नियंत्रित करने वाला जीन है वो पुरुषों में जो है ना आपका डोमिनेट हो जाता है। किसके मदद से? हार्मोन के मदद से। जबकि महिला में या महिला के शरीर में वो रिसेसिव या अप्रभावी रूप में काम करता है। आवाज का जो है ना पतला होना ठीक नहीं है, आवाज का लो पिच का होना, आवाज का मोटा होगा ना, भराया हुआ आवाज होता है ना। आवाज का लो पिच का होना, ओठ के ओठ जो है ना यहाँ पर ये जो ओठ होता है ऐसे, ये ओठ जो है ना बीच में यहाँ पर ऐसे फरा हुआ होता है। हेयर लिप मतलब क्या बोले आपको, खरगोश के तरह यहाँ पर जो है बीच में ऊपर में हम लोग का दोनों साइड का ओठ जो है पूरा कंप्लीट है ना ऐसे। लेकिन जिनको ये आपका हेयर लिप होता है उनका यहाँ से होठ बीच में फटा होता है। तो आपको क्या बोले? हेयर लिप होना मतलब आपका किसके जैसा? तो आपका वो खरगोश के तरह होठ का फट जाना, बीच से फटा होना या गठिया होना, ये सब जो है ना मेल में ज्यादा प्रभाव होगा, लेकिन फीमेल में क्या होता है? कम होता है। तो ये आपको हम बोल दिए किसके बारे में? सेक्स इन्फ्लुएंस्ड इनहेरिटेंस के बारे में।
आप इसका जो है ना एक बार हम अभी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में बोल रहे हैं। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस किसको कहते हैं? तो वैसा इनहेरिटेंस जो आपका सेक्स क्रोमोसोम या मुख्यतः एक्स क्रोमोसोम, तो सेक्स क्रोमोसोम दो ही तरह का था ना, एक्स और वाई था, के द्वारा नियंत्रित होता है, के द्वारा वंशागति होता है, इनहेरिटेंस होता है जिसका, उसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये आपका मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, लेकिन इसमें आपका बाहर या कैरियर जो होगी वो केवल और केवल फीमेल होगी। अर्थात अगले पीढ़ी में जब भी ये जाएगा तो आपका एक पीढ़ी अगर किसी में अगर नहीं हुआ और अगले पीढ़ी में अगर आ गया ये, तो उसको बाहर बोलेंगे। बाहर किसको बोलते हैं? बाहर उसको बोलते हैं जिसे खुद लोग जिसमें प्रकट ना हो लेकिन अगले पीढ़ी में जाए, तो उसको बाहर कहते हैं। तो इसके लिए बाहर कौन होगा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के लिए? तो हमेशा फीमेल होगी। और अगर ये वाई क्रोमोसोम के द्वारा होगा तो केवल आपका किसमें होगा? मेल में होगा, और इसका जो जीन होगा उसको होलैंड्रिक जीन कहेंगे, जबकि इसके इनहेरिटेंस को होलैंड्रिक इनहेरिटेंस कहते हैं। तो होलैंड्रिक इनहेरिटेंस में पूछ सकता है होलैंड्रिक इनहेरिटेंस क्या है, तो आराम से बता देना। वैसा इनहेरिटेंस जो वाई क्रोमोसोम के जीन के द्वारा कंट्रोल होता है या होता है, उसको क्या कहते हैं? होलैंड्रिक इनहेरिटेंस कहते हैं। और होलैंड्रिक जीन क्या है? तो वैसा जीन जो केवल और केवल वाई क्रोमोसोम पर पाया जाता है और वो किसी वंशागति के लिए या इनहेरिटेंस के लिए जिम्मेदार होता है, उसको कहते हैं होलैंड्रिक जीन। फिर इसमें लिखे हैं कि अगर ये एक्स क्रोमोसोम के द्वारा नियंत्रित होगा तो आपका मेल और फीमेल दोनों में आपका नजर आएगा, और अगर ये डोमिनेंट जीन के द्वारा होगा तब ये लगातार पीढ़ी में आएगा, इस पीढ़ी में भी, अगला पीढ़ी में भी, अगला पीढ़ी में। लेकिन अगर रिसेसिव जीन के द्वारा होगा तो क्या होगा? अल्टरनेट पीढ़ी में आता है नजर, मतलब एक पीढ़ी को छोड़कर दूसरे पीढ़ी में नजर आएगा, और ऐसे इनहेरिटेंस को कहते हैं क्रीस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो ये आपको हम बता रहे थे किसके बारे में? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में। और इसका कॉमन उदाहरण जो है ना आप कई ले सकते हैं। इसका उदाहरण है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, अगर हीमोफीलिया का हिंदी अगर आप पूछोगे तो ऐसे तो हीमोफीलिया बोलते हैं हम, हीमोफीलिया ही बोलते हैं। हीमोफीलिया में क्या होता है कि आपका जो ब्लड है उसका कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है। अगर किसी कारणवश आपको चोट लग जाए या आपके बॉडी में क्या हो जाए, ब्लड का जो है ना वो आपका बाहर निकलने लगे, तो उसमें क्या होगा? आपका उसमें कभी भी आपका क्लॉट नहीं हो पाएगा। ये हीमोफीलिया कहलाता है। और क्या है इसमें? कलर ब्लाइंडनेस, नाम सुने होंगे शायद, कलर ब्लाइंडनेस, ये भी इसका ही उदाहरण है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णांधता बोलते, वर्णांधता बोलते। क्या है ये सब? कलर ब्लाइंडनेस क्या है, हीमोफीलिया क्या है, इसको डिटेल से आपको पढ़ना है, हम पढ़ा देंगे अभी, इत्यादि कर लेते हैं। ये दो जो है ना प्रमुख इसका उदाहरण है, किसका बाबू? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का। तो आप इसका जो है इनहेरिटेंस जो होता है वो केवल या तो एक्स क्रोमोसोम के द्वारा होगा या वाई क्रोमोसोम के द्वारा होगा। अब अगर वाई क्रोमोसोम के द्वारा होगा तो उसको क्या बोलते हैं? होलैंडिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। और उसके जीन के द्वारा जो होगा तो उसको क्या बोलेंगे? होलैंडिक जीन के द्वारा होगा, ऐसा बोलेंगे। जैसे कान में बाल का गुच्छा आना, हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं, ये केवल वाई क्रोमोसोम के जीन के द्वारा ही होता है, और ये केवल और केवल मेल में होता है, फीमेल में नजर नहीं आता है। ठीक है। फिर आपका त्वचा का रूखा और कड़ा होना, पुरुषों में देखोगे कुछ पुरुष जो होते हैं उनका त्वचा काफी कड़ा और हार्ड होता है, एकदम सूखा हुआ जैसा होगा, लगेगा जैसे सूखा हुआ है, हार्ड एकदम छूने पर। और ये भी एक क्या है? इनहेरिटेंस है, जो आपका किसके द्वारा होता है? वाई क्रोमोसोम के द्वारा। ये आपका जेनेटिक है, मतलब अगर बाप में है तो उसके बाल बच्चों में जाने वाला है, ऐसा कुछ बात यहाँ पर है। ये आपको हम बता रहे थे किसके बारे में? होलैंडिक ट्रेड के बारे में, होलैंडिक आपका इनहेरिटेंस के बारे में, और हाइपरट्राइकोसिस क्या बोलते हैं? होलैंडिक जीन के बारे में। या सिंबल की मदद से हम क्या करते हैं? किसी गुण के वंशागति का व्याख्या करते हैं या पता लगाते हैं, उसका इतिहास बताते हैं हम
कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये कैसे आपका इसका वंशागति हो रहा था और ये कैसे प्रभावित होता है, वो सब हम यहां पर बता सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस से। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या है? किसी खास गुण के वंशागति का हम निरूपण करते हैं, वंशागति को दिखलाते हैं या वंशागति का इतिहास पता करते हैं। किसके मदद से? कुछ संकेतों के मदद से या कुछ सिंबल्स के मदद से, ग्राफ या आंकड़ा बनाकर। ठीक है, तो यहां पर हम थोड़ा सा नहीं तो संकेत और लाइन के द्वारा बना सकते हैं, जिसको हम पारिवारिक ट्रीज या फैमिली ट्री कहते हैं। और इससे फायदा क्या हो रहा है कि आनुवांशिक रोग जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले हैं या जाते हैं, उसको आराम से हम नियंत्रित कर सकते हैं, उसको आराम से हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो ढेर सारे आनुवांशिक रोग जो आपका स्थानांतरित हो जाते हैं, उनको इसके द्वारा रोका जा सकता है। कैसे? तो हम यह इसके द्वारा पता लगा सकते हैं कि आने वाला जो बच्चा है या जो बच्चा गर्भ में अभी है एम्ब्रियो के रूप में, उसमें कोई खास आनुवांशिक रोग होने की संभावना कितनी है। और अगर संभावना है तब उसको हम लोग क्या करते हैं? उसको धीरे धीरे वहां से हटा दिया जाता है, मतलब कि बच्चे को एबॉर्शन करा दिया जाता है, गर्भपात करा दिया जाता है, जिससे ये संभावना कि अगला पीढ़ी में ये गुण जाएगा समाप्त हो जाता है। तो ये आपको हम बता रहे थे, किसके बारे में थे? पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। अब आपके मन में आएगा कि आखिर इसको किसके लिए हम बनाते हैं, तो इसका हम क्या महत्व है। तो जरा सा कैसे थे, वो कहाँ के थे और अभी वर्तमान में किसके साथ उसका संबंध है, वो बिना हम लोग डीएनए जांच का भी इसके द्वारा बता सकते हैं। और दूसरा इसका एक महत्व है कि इसके द्वारा हम कोई आनुवांशिक गुण जो है या जीन वो आपका रिसेसिव है कि डोमिनेंट है, उसकी जानकारी कर सकते हैं, और अगले पीढ़ी में जाने की संभावना कितनी है उसकी वो कर सकते हैं। तो दूसरा क्या इसका कर सकते हैं? वो उसके जैसा अभी है था, सॉरी वो नहीं है, मर चुके हैं, लेकिन उसके दादा दादी कैसे होंगे, उसके माँ बाप कैसे होंगे, उसका आने वाला जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, हाँ, उसका जो पोता होगा वो कैसा होगा, उसकी जो पोती होगी वो कैसी होगी, ये आराम से किसी के बारे में हम इमेजिन कर सकते हैं, बता सकते हैं। मतलब आप भविष्य देख सकते हो किसी का वर्तमान देख सकते हो, और तो और किसी का क्या देख सकते हो आप अभी जो स्थिति है तो किसके साथ उसका क्या संबंध है, ये भी आराम से बताया जा सकता है कि वो किसका बच्चा है या किसका बच्चा हो सकता है, ये सब हम इसमें बता सकते हैं। और जो लक्षण है वो उसमें वो प्रभावी है कि अप्रभावी है, डोमिनेंट है कि रिसेसिव है, ये सब हम बता सकते हैं किसके मदद से? पेडिग्री एनालिसिस के मदद से। तो पेडिग्री एनालिसिस क्वेश्चन आता है 5 नंबर का कि पेडिग्री एनालिसिस क्या है, वंशावली विश्लेषण क्या है। तो आराम से बता देना, किसी गुण या लक्षण का किसी परिवार में वंशागति या इतिहास को जानने के लिए उसे कोशिश से बनाना, चित्र या ग्राफ के रूप में निरूपित करना, हाँ, कुछ संकेतों और लाइन के मदद से, और उसके आनुवांशिक इतिहास की जानकारी प्राप्त करना किसी परिवार के या किसी लक्षण के या किसी गुण के, क्या कहलाता है? पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। अब आपके मन में आएगा कि इसे हम कैसे पता लगाते हैं, इसके संकेत क्या क्या हैं। तो कुछ हम संकेत के बारे में बता देते हैं। देखो, इसका आप ले लिया होंगे स्क्रीन, और भी बहुत कुछ है, एक बार हम फिर से बोल दे रहे हैं। अगर कोई मेल है, सामान्य है, तो उसमें क्या बनाओगे? वर्ग बनाओगे जो अंदर से खाली होगा। अगर मेल होगा और रोग वाला होगा या बाहर होगा, मतलब उस गुण से या उस जीन से या उस लक्षण से प्रभावित होगा, तो अंदर से उसको क्या करेंगे? डार्क कर देंगे। अगर मेल होगा, उसकी संख्या आपको देनी है 1 2 3 4 5 देनी है, और आप चाह रहे हैं कि एक ही को फोटो से काम चल जाए, तो उसी में क्या करना है? 1 2 3 लिख देना। तो क्या हो जाएगा? मेल 1 है, 2 है, 3 है या ज्यादा है, वो हो जाएगा। अगर फीमेल है और सामान्य है तो क्या करेंगे? गोला बना देंगे और अंदर से खाली होगा, और तो ये क्या हो जाएगा? एक फीमेल है और वो कैसी है? सामान्य है। अगर फीमेल ज्यादा है
तो उसमें क्या करेंगे 1 2 3 लिख देंगे तो हो जाएगा क्या फीमेल 1 2 3 4, मतलब किसी की 4 लड़की है तो क्या कि एक गोला बना के उसमें 4 कर देंगे। हाँ, अगर अभी ये जो नीचे बनाए थे इसमें हम यहाँ 4 लिख दिए होते तो क्या होता, ये दोनों की जो शादी हुई थी उससे क्या हुआ 4 लड़कियां पैदा हुई है, एक साथ हो जाता। ठीक है, समझ रहे हो बात। अब हम आगे बढ़ते, क्या बोल रहे थे कि अगर आपको जो है ना फीमेल अगर कैरियर होगी, बाहर होगी, तो उसको बीच में डॉट देके काम चला सकते हो। गोला में बीच में डॉट दे दिया गया है अगर, तो बाहर काम चल सकता है। अगर आपको मालूम है तब, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, बने बने हो जाएगा। अगला, फीमेल अगर प्रभावित हो उससे तो क्या करेंगे, गोला को अंदर से रंग देंगे, हो जाएगा। अब अगर आपको किसी के बच्चों के बारे में जानकारी है लेकिन वो बच्चा जो है ना उसका लिंग क्या है, वो नर है कि मादा है, तो आप उसको क्या करोगे, वैसा कुछ निशान बनाओगे, वैसा कुछ आपका बनाओगे। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई पूछा आपका कि फलना का कितना बाल बच्चा है, आप बोले भैया हमको जो मालूम है उसका 4 बाल बच्चा है, 2 बाल बच्चा है, तो पूछे कितना लड़की कितना लड़का है। अब आपको इसकी जानकारी नहीं है तो क्या करोगे, 2 आप ऐसा बना दोगे उसमें, या इसमें 2 लिख दोगे तो एक समझ में आ जाएगा उसका 2 बाल बच्चा है, लेकिन कितनी लड़कियां हैं कितने लड़के हैं ये कोई आइडिया नहीं सामने वाले को। नेक्स्ट, अगर जो है ना बीच में लाइन हो मेल और फीमेल के बीच में, तो ये क्या बताता है, अगर एक लाइन हो तो ये बताता है शादी, 2 लाइन है तभी ये क्या बताता है, शादी। अगर एक लाइन है इसका मतलब है कि ये जो शादी हुआ है घर या रक्त संबंध से बाहर हुआ है। अगर 2 आपका जो है लाइन है इसका मतलब जो शादी हुआ है वो आपका कहाँ हुआ है, घर या रक्त संबंध से बाहर हुआ है, तो एक। और अगर घर में हुआ है, चचेरा मौसेरा कुबेरा ऐसा कुछ संबंध में हुआ है, तब लाइन की संख्या कितनी कर लेंगे, 2 कर लेंगे। तो घर या रक्त संबंध में शादी हो गया हो तो क्या करेंगे, एक मेल गोला लेंगे तो फीमेल है ना, और एक चौकोरा बनाएंगे या वर्ग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेल, दोनों को आपस में मिला देंगे 2 लाइन से। लेकिन अगर लाइन के बीच से जो है ना एक रेखा नीचे जाए और उसमें आपका जो है ना हमको बच्चा दिखाना है, तो क्या करेंगे, एक लाइन नीचे डाल देंगे और उसमें आपको बच्चा दिखा देंगे। मालूम अगर है लड़की है तो लड़की, लड़का है तो लड़का। अब जितना संख्या है उतना बना सकते हो या इसमें भर दे सकते हो। सेक्स नहीं मालूम है तो आप ये जान दोगे, ये जो आपका डायग्राम है वो यहाँ बैठा दोगे। इस तरह से कई है, कम से कम 50 से 100 जो है संकेत हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख संकेत है जिससे आपका काम चल जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस में जो है वो क्या होता है, आपको नजर नहीं आता है। और क्या नजर नहीं आता है, 3 में से कोई एक प्राइमरी आपका जो गुण प्राथमिक जो आपके क्या है वो रंग है, प्राथमिक रंग कौन कौन है भाई, लाल और रेड, ब्लू और कौन, ग्रीन। इन तीनों प्राथमिक रंग में से कोई एक रंग या एक से अधिक रंग अगर किसी व्यक्ति को नजर ना आए समान रूप में तो इस रोग को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है, कोई पूछे तो आराम से क्या बताओगे, वैसा रोग जो या जिसमें रोगी को 3 प्राथमिक रंग जो है कौन कौन, लाल, हरा और नीला या ब्लू, इन दोनों में से एक या एक से अधिक रंग नजर नहीं आता है। और ये दोनों के दोनों जो आपके हैं रोग अलग अलग रोग है, और ये दोनों रोग जो हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव प्रकार के होते हैं। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव का मतलब है एक्स गुणसूत्र के द्वारा होते हैं और अलग अलग जीन के द्वारा होते हैं, और रिसेसिव का मतलब हेटेरोजाइगस कंडीशन में ये प्रकट नहीं होते, प्लस ये क्रिस क्रॉस वंशागति दिखाते हैं। क्रिस क्रॉस वंशागति का मतलब क्या है कि अल्टरनेट एक ही पीढ़ी को छोड़कर नेक्स्ट पीढ़ी में एक पीढ़ी को छोड़कर नेक्स्ट पीढ़ी में, मतलब हमेशा ध्यान रखना है कि अगर ए को हुआ तो बी को नहीं होगा, जो सी आएगा उसको होगा। मतलब दादा से पोता में या नाती में ऐसा बेटा या बेटी को नहीं होगा,
ऐसा अगर हो तो इसको कहते हैं क्रीज क्रॉस वंशागति। ठीक है, तो ये क्रीज क्रॉस वंशागति दिखाता है। एक आध लाइन में हम लिखवा देंगे क्रीज क्रॉस वंशागति क्या है। होता है वो भी आपका X गुणसूत्र पर ही होता है, जबकि आपका कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन होता है वो भी किस पर होता है, X क्रोमोसोम पर ही होता है। लेकिन इसका जो आपका एलील होता है वो दो होता है, X कैपिटल X और X स्मॉल x। इसका भी जो एलील होता है वो आपका कितना प्रकार का होता है, दो एलील होता है, X कैपिटल C X स्मॉल c। ठीक है, ये क्या है, एलील्स है, उसका एलील्स है। तो दोनों का दो दो एलील्स होता है। ये अगर X रहेगा कैपिटल X पर तो ये क्या होगा, सामान्य व्यक्ति या स्वस्थ व्यक्ति, सामान्य लिखो ज्यादा चलेगा, सामान्य व्यक्ति होगा। जिसको भी ये है X जो है ना वो आपका क्या है, H कैपिटल के रूप में है तो व्यक्ति कैसा होगा, सामान्य। लेकिन स्मॉल h है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक व्यक्ति, हीमोफिलिक व्यक्ति। और हमको लगता है हीमोफिलिक व्यक्ति का मतलब आप समझ रहे होंगे, वैसा व्यक्ति जिसके कट छट जाने पर खून नहीं जमता होगा। अगर ऐसे ही यहाँ पर है, अगर यहाँ पर जो है X आपका दिया हुआ है इस तरह से, थोड़ा दूर कर देते हैं, उसमें आपका क्या हो रहा है, समस्या आ जा रहा है। अगर ऐसे दिया हुआ है X कैपिटल C X स्मॉल c, कैपिटल C अगर दिया हुआ है तो क्या है इसका स्थिति, सामान्य, सामान्य कलर ब्लाइंड, सामान्य व्यक्ति। कलर ब्लाइंड के लिए सामान्य व्यक्ति को हम X कैपिटल X से डिनोट करेंगे। लेकिन कलर ब्लाइंड जिसको हो गया है, रोगग्रस्त है, ये क्या बाबू, रोगग्रस्त है, इसको बेचारा को रोग है, तो जो भी उसमें रोगग्रस्त होगा उसको स्मॉल h से दिखाओगे हीमोफीलिया में, और कलर ब्लाइंडनेस में जो रोगग्रस्त होगा, हाँ, उसको कौन सी से दिखाओगे, स्मॉल c से दिखाएंगे। ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड व्यक्ति, ठीक है, और कलर ब्लाइंड व्यक्ति अगर होगा तो उसको दिखाएंगे, इसका मतलब है ये क्या है, रोगग्रस्त है, और इसको हम लोग दिखाते हैं कौन सी से, स्मॉल c से। तो समझ में आ जाना चाहिए आपको यहाँ पर कि हीमोफीलिया है और जो आपका कलर ब्लाइंडनेस है वो आपका X क्रोमोसोम पर मौजूद अलग अलग जीन के द्वारा नियंत्रित होता है, और ये जो जीन होते हैं वो दो एलील रूप में पाए जाते हैं। हीमोफीलिया का जो जीन होता है उसका एलील होता है कैपिटल H और स्मॉल h, X कैपिटल H और X स्मॉल h, जबकि कलर ब्लाइंडनेस का या वर्णांतर का जो जीन होता है वो होता है X कैपिटल C और X स्मॉल c। ठीक है, अब जो है ना